Hello dear students, let's start new topic income tax authorities and their powers part 2. Myself Dr. Rakhi, assistant professor in Department of Commerce of Maharaja Agrasen College Jagadri. Through this video the students will be able to learn about provisions of law relating to powers of income tax authorities. आयकर अधिकारियों की शक्तियों का वर्णन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा. As well as students will be able to learn about the provisions relating to survey, search and seizure. बहुत सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं जिनके पास सर्वे की पावर्स हैं, जो पावर रखती हैं टू सर्च एंड सीजर. So we will discuss in detail about the powers of income tax authorities in this video. Before this video, I have told you about various income tax authorities mentioned under section 116 of Income Tax Act 1961. I hope आप सबने वो income tax authorities के बारे में already part 1 वीडियो में स्टडी कर लिया है. So let us proceed with the powers of income tax authorities. So first comes powers of CBDT, प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधिकार. CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सुप्रीम इनकम टैक्स अथॉरिटी है. So it holds many powers with it. First power is power to make rules under section 295. केंद्रीय बोर्ड के पास नियम बनाने का अधिकार है. इनकम टैक्स एक्ट के रिलेशन में कौन कौन से रूल्स बनाने हैं वो CBDT फ्रेम करते हैं. CBDT पूरे इंडिया में वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे या कुछ पार्ट में एप्लीकेबल होंगे वो डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, CBDT कैन स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U. जो 80U डिडक्शन के अंदर मेंशन है कि परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन क्लेम डिडक्शन. सो what are the specific rules for declaring one as permanent physical disabled? Who decides? CBDT decides. So CBDT frames rules for permanent physical disability. So it is clear-cut mentioned here that CBDT has the power to make rules. No other income tax authority has the power to make rules. Second power is power to issue इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, आदेश व निर्देश देने का अधिकार. सो CBDT होल्ड्स दैट पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स टू इट्स सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज सो दैट देयर फंक्शनिंग कुड बी प्रॉपर. तो जो भी आदेश निर्देश CBDT बहुत सारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देंगे, इट इज नेसेसरी टू बी फॉलोड बाय देम. ये जरूरी होगा कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन आदेशों व निर्देशों का पालन करें. पर बोर्ड के पास दो सिचुएशंस में डायरेक्शंस देने का अधिकार नहीं है. फर्स्ट इज किसी विशेष मामले को किसी विशिष्ट प्रकार से निपटाने का आदेश, यानी कि कोई एक सर्टेन केस को वो सर्टेन वे में जज करने का डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं. Second, they cannot interfere with the appeal related matters of Commissioner of Appeals. ऐसा आदेश जो कमिश्नर अपील के अपील संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा, they cannot issue directions related to that matter. So it is very much clear that CBDT has the power to issue instructions and directions except two cases which I have mentioned here. Third is power to authorize income tax authority to admit application under section 119 clause 2. कठिनाई दूर करने का अधिकार है CBDT का. In this, the CBDT has the power to authorize income tax authority to admit application. That means कि अगर जो specified time period है अगर वो बीत गया है तो उसके बाद भी कोई एप्लीकेशन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास आती है या किसी डिडक्शन को लेकर या रिलीफ को लेकर या रिटर्न
रिफंड को लेकर अगर कोई एप्लीकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास आती है तो असेसी की जेन्युइन हार्डशिप को नजर में रखते हुए सीबीडीटी ऑर्डर कर सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि वो असेसी की एप्लीकेशन को एडमिट कर ले अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट इज पार्ट टू रिलैक्स कॉम्प्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू होनी चाहिए थी वहां पर एक रिलैक्सेशन सीबीडीटी उन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्ट टू अपॉइंट अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 नियुक्ति करने का अधिकार। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है सीबीडीटी को, देन CBDT holds the right to appoint additional commissioner or deputy commissioner they can also appoint subordinate income tax authorities below to them. Next is CBDT has the power to declare any institution association to be a company. That means कि किस बोर्ड के पास अधिकार है कि वो किसी संस्थान संगठन को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी घोषित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, सीबीडीटी डिक्लेयर कर सकता है उसको एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सावान हित शामिल है। To direct the income from property held under trust not to be included in the total income of person in receipt of such income. जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है हाईएस्ट, दैट इज सीबीडीटी, उसके पास ये अधिकार है कि वो जो ट्रस्ट के अंडर प्रॉपर्टी से इनकम आती है उसको ये डिक्लेयर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि ये जिसके हाथों में इनकम रिसीव हो रही है उसकी टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। Similarly, there are many powers of CBDT, like they can direct income tax authority regarding the exercise of these powers and functions, कि वो आयकर प्राधिकारियों को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप अपने पावर्स और फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हो with these cases, with this certain class of persons, like that. CBDT can specify income tax authorities who are empowered to issue summons for seizure under section 132. तो किसी उच्च प्राधिकारी को खोज और जब्त करने के लिए अधिकार देने का जो पार है वो किसके हाथों में है? सीबीडीटी के हाथों में है। तो सीबीडीटी किसी भी एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो धारा 132 के अंदर खोज और जब्त के संबंध में कार्यवाही स्टार्ट कर सकते हैं। CBDT holds the power to transfer or to authorize the Commissioner of Income Tax to transfer an appeal which is pending before the first appellate authority. तो सीबीडीटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ऑथराइज कर सकते हैं दैट कि आप अपने अंडर जो आपकी जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के सामने जो अपील पेंडिंग है आप उसको ट्रांसफर करने का अधिकार रखते हैं। सिमिलरली सीबीडीटी प्रोवाइड्स or we can say it prescribes educational qualification for a person to qualify to be an authorized representative. That means CBDT prescribe कर सकते हैं एक person के लिए कि उसकी qualification क्या होनी चाहिए to act as a authorized representative. CBDT holds the power to unify any profession under which it will be compulsory to maintain account and to make rules regarding maintenance of accounts. CBDT के पास ये अधिकार है कि वो एक प्रोफेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं that you have to maintain your compulsory accounts. You are compulsorily required to maintain accounts.
and you have to make rules regarding maintenance of accounts. Next comes powers of Director General, प्रमुख निदेशक के अधिकार. First is power to appoint under section 117 subsection 2 and 117 subsection 3. अगर CBDT DG को अप्रूव ऑथराइज कर देता है दैट कि जो ये उच्च पदाधिकारी हैं, सहायक कमिश्नर हैं या उप कमिश्नर हैं, इनसे नीचे के अगर पदाधिकारी अपॉइंट करने हैं तो फिर इन अधिकारियों को ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपने नीचे के लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 एंड अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 ये बताया गया है कि अगर सीबीडीटी ने डीजी को परमिशन दी है तो डीजी हर एक इनकम टैक्स ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है दैट कि अगर आपको अपनी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से करनी है तो आपको जो भी स्टाफ की ज़रूरत है आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं. सो फंक्शनिंग प्रॉपर वे में चलता रहे, यही ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का. और इसके लिए जो सीबीडीटी है वो डीजी को ऑथराइज करता है दैट दे हैव द पावर टू अपॉइंट अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 एंड 117 सबसेक्शन 3. देन डीजी हैज द पावर टू ट्रांसफर केस अंडर सेक्शन 127. मामले का हस्तांतरण करने का अधिकार रखता है डीजी. इसका मतलब ये है कि अगर किसी मामले को अपने मातहत किसी कर निर्धारण अधिकारी से अपने ही मातहत किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरण किया जा सकता है. दैट मीन्स अगर किसी असेसिंग अगर डीजी की जुरिस्डिक्शन में जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं तो केस को वन इनकम टैक्स ऑफिसर टू अनदर इनकम टैक्स ऑफिसर अंडर द सेम जुरिस्डिक्शन वो ट्रांसफर किया जा सकता है. Next is power to discover and produce evidence under section 131 subsection 1. तो अगर कोई डीजी के पास ये पावर्स है कि अगर कोई भी प्रूफ डिस्कवर करने हैं या ये बोला जाए कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे सामने प्रेजेंट करने हैं तो अंडर सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 इस पावर को भी एक्सरसाइज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज डीजी बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर को या चीफ कमिश्नर को या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को या जॉइंट कमिश्नर को ऑथराइज कर सकता है दैट दे कैन फाइल सूट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. कि आपको अगर असेसी की डिस्कवरी करनी है, उसकी जो इनकम है डिस्कवरी करनी है, उसको इंस्पेक्ट करना है, उस इंडिविजुअल को आपने अगर ऑन डिमांड अगर कुछ मंगवाना है, चाहते हो आपकी वो प्रेजेंट हो आपके ऑफिस में या उसके अगेंस्ट समन इशू करना है या फिर इंडिविजुअल को कंपेल करना है कि आप हमारे सामने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट करो, तो ये सारे कामों के लिए डायरेक्टर जनरल असेसिंग ऑफिसर को, चीफ कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, जॉइंट कमिश्नर को ऑथराइज कर सकता है एज पर द सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908. Similarly, DG has power to search and seizure under section 132. अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑथराइज करता है तो खोज और जब्त करने और कराने का अधिकार डीजी खुद भी रखते हैं और अपने अधीन जितने भी प्राधिकारी आते हैं उन सबको ऑर्डर किया जा सकता है कि वो सेक्शन 132 के अंडर कदम को उठा सकते हैं. Next is section 132 subsection 2. Take possession of books of accounts under section 132 subsection 2. अगर डीजी अप्रूव कर दे, ऑथराइज कर दें कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास अपनी कस्टडी में रख सकते हैं तो वो मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 2. दैट मीन्स कि डायरेक्टर जनरल बाकी सारी अथॉरिटीज को ये परमिशन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं दैट दे कैन टेक पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट इज टू मेक एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 135.
जांच पड़ताल का अधिकार। तो इनकम टैक्स एक्ट में हर तरीके की जांच पड़ताल करने का अधिकार दिया जा सकता है और इस संबंध में वो सब अधिकार होंगे जो एक कर निर्धारण अधिकारी को जांच पड़ताल के संबंध में मिले हुए हैं। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स इवेजन कर की चोरी ना हो। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इसके लिए सर्च सीजर की पावर्स दे दी हैं ताकि जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो इवेड ना हो। Last is to require any authority under any law to disclose information regarding any assessee, section 138. सूचना प्रदान करने का आदेश देना। अगर चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को किसी असेसी को लेकर एक एप्लीकेशन मिले कि हमें आप इस असेसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अगर डीजी सेटिस्फाई है कि यस ये इंफॉर्मेशन असेसी के बारे में किसी और अथॉरिटी को देना रिक्वायर्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो डीजी ऑर्डर कर सकता है कि ऐसी सूचना उस डिपार्टमेंट को दे दी जाए। सो दिस इज अंडर सेक्शन 132. नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करता है। जुरिस्डिक्शन का मीनिंग कि जो उसके अधीन उसका एरिया होगा इनकम टैक्स ऑफिसर का किसी का, तो वो डिसाइड करता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मातहत डिसाइड करता है। सो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ही फाइनल अथॉरिटी है कि एक डिस्प्यूट अगर है असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में, तो फाइनल डिसीजन लेने वाली फाइनल अथॉरिटी कौन है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर्स हैं कि वो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी से दूसरे इनकम टैक्स अथॉरिटी को की ज्यूरिसडिक्शन को ट्रांसफर कर सकता है, या हम कह सकते हैं ट्रांसफर द केस फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अनदर। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही है जो सबऑर्डिनेट्स के जो ऑर्डर पास किए गए हैं उनको रिवाइज कर सकता है। ऑल्सो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन इशू द नोटिस टू एनी पर्सन फॉर फाइलिंग द रिटर्न और फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी भी पर्सन को नोटिस इशू कर सकता है कि आप रिटर्न फाइल करो या अपने जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं या टैक्स पेयर्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके हमें टैक्स पे करो। Like that, Chief Commissioner of Income Tax और Commissioner of Income Tax Section 2 Subsection 5 में डिसाइड करते हैं कि how much gratuity fund is to be approved. Under Section 2 Subsection 6, Chief Commissioner और Commissioner of Income Tax डिसाइड करते हैं, अप्रूव करते हैं अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड को। प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज होगा तो वो कौन रिकॉग्निशन देता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 38। लाइक दैट, अगर किसी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट ने अपने आप को रजिस्टर कराना है तो रजिस्ट्रेशन कौन करता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 12A। सिमिलरली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे अगर अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन अपॉइंट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज देम अंडर सेक्शन 170। सिमिलरली, ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना, डिटरमाइन करना किसी एओ की, असेसिंग ऑफिसर की, तो वो कौन करता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 124 एज टोल्ड अर्लियर। अगर किसी केस को ट्रांसफर करना है वन एओ की ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे की ज्यूरिसडिक्शन में असेसिंग ऑफिसर की, तो उसका ऑर्डर कौन करेगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करेगा अंडर सेक्शन 127। अगर किसी विटनेस की अटेंडेंस या उसको कॉल करना है, ऑन ऑथ बुलाना है ऑफिस में सर्वे करने के लिए, तो वो किया जा सकता है और इसकी पावर किसके हाथों में है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑथराइज कर सकता है कुछ सर्टेन ऑफिसर्स को दैट फॉर सर्च एंड सीजर पर्पस अंडर सेक्शन 132। इंक्वायरी की जा सकती है अंडर सेक्शन 135 बाय वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज इफ
ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर किसी असेसी को की इंफॉर्मेशन किसी और अथॉरिटी को देनी है तो उसके ऑर्डर भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दे सकते हैं अंडर सेक्शन 138। अगर किसी भी असेसी की ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो असेसिंग ऑफिसर पहले चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल मांगेंगे कि दैट वी हैव टू कॉल फॉर ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 142। They can do that only if CC or C, Chief Commissioner or Commissioner of Income Tax, approves that application of assessing officer. अगर assessment reopen करनी है अंडर सेक्शन 151 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years तो उसके लिए सैंक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है और सैंक्शन कौन देता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर असेसी के ऊपर कोई इंटरेस्ट बर्डन आता है अंडर सेक्शन 220 तो उसको रिड्यूस भी करने की पावर रखते हैं, उसको वेव ऑफ करने की भी पावर रखते हैं, यानी कि असेसी को कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। के पावर्स ऑफ जॉइंट कमिश्नर की मेन ड्यूटी रहती है कि वो टैक्स इवेजन को डिटेक्ट करे कि कर की चोरी कहाँ हो रही है, और सबऑर्डिनेट जो इसके ऑफिसर्स हैं उनको सुपरवाइज करने का अधिकार जॉइंट कमिश्नर के पास होता है। They can provide approval to assistant director or deputy director or assessing officer for exercising power of survey under section 133A। जॉइंट कमिश्नर अप्रूवल दे सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर को और डिप्टी डायरेक्टर को या एओ को कि आप पावर ऑफ सर्वे एक्सरसाइज कर सकते हो अंडर सेक्शन 133A। So here are some important sections. Section 131, Section 132, Section 132A, Section 133, 133A, 133B, 134. All sections deal with powers of income tax authorities, and Section 131 relates to power to discover and production of evidence. That means कि अगर किसी इनकम टैक्स कमिश्नर को अंडर सेक्शन 131 अगर पावर असाइन की जाती है तो वो पावर किससे रिलेटेड है? वो पावर है पावर टू डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को ये कंपेल कर देना कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमारे सामने प्रेजेंट करो, किसी इंडिविजुअल को अपने ऑफिस में इन प्रेजेंस कॉल करना कि आप ही आएंगे, उनके अगेंस्ट कोई समन इशू करना या इंस्पेक्ट करना, डिस्कवर करना इंफॉर्मेशन को। दीज ऑल द पावर्स मेंशन अंडर सेक्शन 131। सेक्शन 132 इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास पावर होती है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। सेक्शन 132A इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन पोजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी टैक्स पेयर। सेक्शन 133 रिलेट्स टू पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उससे रिलेटेड जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की डिटेल्स देने के लिए कॉल किया जा सकता है। फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए इंडिविजुअल को कॉल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 133। HUF को कॉल किया जा सकता है, जो डिफरेंट ट्रस्टीज हैं, एजेंट्स हैं, किसी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए उन्हें कॉल किया जा सकता है, यानी कि किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो भी फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, उससे गेन की जा सकती हैं, कॉल की जा सकती है अंडर सेक्शन 133। सेक्शन 133A दैट इज पावर ऑफ सर्वे फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू असेसेस। नए करदाताओं को फाइंड आउट करने के लिए सर्वे करने की पावर है अंडर सेक्शन 133A।
किस पर्पस से असेसमेंट की जा रही है, कर निर्धारण किया जा रहा है, उसकी सूचना देने के लिए सेक्शन 133A में पावर ऑफ सर्वे असाइन की गई है। एज वेल एज पावर ऑफ सर्वे इज गिवन फॉर डिस्कवरी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बुक्स। सेक्शन 133B deals with power to collect information. That means कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, पार दी गई है कि कोई भी एओ डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर बिल्डिंग्स को विजिट कर सकता है, प्लेस को विजिट कर सकता है, रादर देन ओनली कॉलिंग एनी इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर कोई असेसिंग ऑफिसर किसी भी प्लेस को विजिट करना चाहता है ताकि टैक्स इवेजन इशू रिजॉल्व हो सके, तो ऐसा किया जा सकता है अंडर सेक्शन 133B। सेक्शन 134 गिव्स पावर टू इंस्पेक्ट कंपनी रजिस्टर्स। तो इसमें से जो सेक्शन के अंडर किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर असाइन की जाती है, तो they can utilize that power for proper execution of their functions. Powers of income tax officers, उन सबको पावर मिली हुई है। पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, पावर टू असेस एंड कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, पावर ऑफ सर्वे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये पावर्स असाइन की जा सकती हैं। पावर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे लोएस्ट या हम कहें कि सबसे नीचे की रैंकिंग दी गई है, यानी कि सबसे जो कम पावर्स हैं वो किसके हाथों में है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के हाथों में है। इन लोगों को फंक्शनल पावर्स असाइन की जाती है। फंक्शनल पावर्स मतलब जिसके सबऑर्डिनेट ये लोग हैं, इनको अपने सुपीरियर्स की ही सारी डायरेक्शंस फॉलो करनी है। जो इनके सीनियर्स इनको काम असाइन करेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स का काम होगा कि उनको कामों को, उन निर्देशों का पालन करना। असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7A में डिफाइन किया गया है। असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो जिसको भी एक्ट के प्रोविजंस हैं या सेक्शन 120 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 में जो डायरेक्शंस ऑर्डर्स इशू करके अगर कोई असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, तो उसको असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7A में कवर किया जाता है। जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जिनको डायरेक्शन दी जा सकती है दैट दे कैन अपॉइंट any officer under them, so all those officers will be called by the name assessing officer under section 2 subsection 7A. So assessing officer is an individual officer who is entrusted with the task of assessment. That's why he is called as AO, assessing officer. And in organizational setup of income tax department, assessing officer plays a very vital role. In fact, he is the primary authority who is initiating proceedings against the assessee and who is directly connected with the public. From the time of filing of return till the assessment is completed, he plays a pivotal role. That means कि जब assessee रिटर्न फाइल करता है और टिल उसकी असेसमेंट कंप्लीट होती है, तब तक असेसिंग ऑफिसर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन अगर असेसी कोई रिटर्न फाइल नहीं करता टाइमली ऑन ड्यू डेट, या नॉन फाइलिंग के केसेस में उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग जो स्टार्ट करनी है वो असेसिंग ऑफिसर ही स्टार्ट करता है। उसके असेसी के ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगानी है, तो जो पेनल्टीज के प्रोविजंस लगेंगे वो असेसिंग ऑफिसर ही लीगल नोटिस के थ्रू स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। सिमिलरली अगर असेसिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर पास कर देते हैं, तो उसको फिर चैलेंज किया जा सकता है विद द अबव इनकम टैक्स अथॉरिटीज फ्रॉम द assessing officer to
we can say DG of Income Tax, or with the CBDT, or Chief Commissioner of Income Tax, or Commissioner of Income Tax. They deal with the appeals of assessee. असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिवाइज भी कर सकता है अगर लगता है कि गवर्नमेंट रिवेन्यू के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, एज वेल एज असेसी के लिए ये कुछ अन्यायपूर्ण बात ना हो जाए, और पर उसके लिए परमिशन चाहिए होगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की. असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 142 एंड 148 नोटिस सर्व कर सकते हैं असेसी को. Similarly, they have all the powers relating to assessment under section 143, 144 and 147. All these are related with different types of assessments. So we can conclude from our lecture that tax authorities in India pass well-reasoned independent orders and act as independent judiciary bodies. They work in accordance to the orders given from superior officials in their hierarchy. So income tax authorities एक proper order में उनकी ranking की गई है, and CBDT हमने कहा कि superior role play करता है, और जो हमारे assessing officers हैं ये normally जो assessee और income tax department के बीच का जो link create करने वाले channel रहता है. सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के जो ऑर्डर पास किए जाते हैं एक्चुअल में उनके ऑर्डर्स इंडिपेंडेंट वे में ही होते हैं, अदरवाइज ऑर्डर्स को रिवाइज भी किया जा सकता है एंड ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है टू द हायर इनकम टैक्स अथॉरिटीज. सो इन ऑल वी कैन से दैट इनकम टैक्स अथॉरिटीज act as independent judiciary bodies. These are the references. From examination point of view, this chapter is most important one. Full 16 marks का question cover होता है, and that is asked in the form that explain the powers of various income tax authorities in detail. And in some cases, examiner can ask only powers of Central Board of Direct Tax. Thank you.